अध्याय 11 में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पाठ ध्यान से समझेंगे। हमारा शरीर 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से मिलके बना है, जिसमें कान, नाक, आँखें, मुंह और त्वचा होती हैं। यह 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय हमारी आँखें हैं, जिससे हम इस अद्भुत संसार को देख सकते हैं और उनका रंग बिरंगा संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी आँखें बंद करके गंध, स्वाद और स्पर्श तो महसूस कर सकते हैं, किंतु हम पूरी दुनिया नहीं देख सकते, ना ही हम रंग बिरंगे संसार की दुनिया ज्ञात कर सकते हैं। अतः हमारी आँखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती हैं। अतः मानव नेत्र की संरचना हम चित्र द्वारा समझाएंगे। मनुष्य की आँखें एक कैमरे की तरह होती है, जिसमें लेंस निकाय एक प्रकाश कुंज या सुग्राही पर्दे, जिसको कि हम रेटिना कहते हैं, उसके ऊपर प्रतिबिंब बन जाता है और बाहर से आने वाली प्रकाश एक पतली झिल्ली के होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह कॉर्निया आँखें को आगे की ओर उभार के रूप में दिखाई देती हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी वाले भाग पर होता है। आँखों का क्रिस्टल लेंस केवल अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जिसे हम परितालिका या आइरिस कहते हैं। यह आइरिस पेशीय डायफ्राम की तरह होता है, जो पुतली या पिपुल के साइज को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। फिर यह पुतली नेत्र में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा इसके बाद रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना एक सूक्ष्म झिल्ली की तरह होती है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अर्थात रॉड और कॉन सेल्स पाए जाती हैं। दीप्ति होने पर अर्थात आँखों में प्रकाश का आना प्रदीप्ति कहलाता है। हमारी आँखों में जब प्रकाश आता है तो यह प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। यह सिग्नल एक दिक् तंत्रिकाएं मतलब क्या होता है, ऑप्टिक नर्व सेल्स द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। फिर वस्तु को हम स्पष्ट और सीधा देख सकते हैं। यह क्या हुआ, यह आँखों की संरचना के बारे में तथा उसकी सूक्ष्म रूप में क्रियाएं हमने आपको समझाई है। अब नेत्रों की समझन क्षमता क्या होती है, तो हम आपको बताएंगे। हमारी नेत्र का अभिनेत्र लेंस एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इस लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और इस प्रकार फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। और जब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है
और हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित या एडजस्ट करते हैं उसे हम समजन कहते हैं। तथापि लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। जैसे किसी पृष्ठ अत्यंत निकट से हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देने लगता है। इससे हमारी नेत्रों पर तनाव बढ़ता है। किसी वस्तु को आराम से देखने के लिए हमको इसे अपनी आँखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। इसे हम अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। अब आप इसमें कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, इसीलिए इसमें एक प्रकार का रोग मोतियाबिंद हो जाता है। हम नेत्रों में कुछ दृष्टि रोग देखेंगे, उसका संशोधन किस प्रकार होता है यह मैं आपको समझाऊंगी। कभी कभी नेत्र आँखें धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता को खो देती हैं। इस स्थिति में वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अतः नेत्रों में अपवर्तन दोषों के कारण मुख्यतः 3 प्रकार के अपवर्तन दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि मतलब माइपोइया एंड दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है जरा दूर दृष्टिता मतलब प्रीसिम्पोडिया। यह 3 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। अब हम इसको निकट दृष्टि दोष को चित्रों द्वारा समझेंगे कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किस प्रकार होता है और उसका संशोधन किस प्रकार हम कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट मतलब पास की वस्तुओं को अच्छी तरह देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दृष्टि रोग में किसी दूर की रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बन जाता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट हो रहा है। यह दोष का मुख्य कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक बढ़ जाना और कभी कभी नेत्र गोलक का लंबा हो जाना होता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संशोधित मतलब क्या हुआ कि इस रोग की कमी को दूर किया जा सकता है। हम अवतल लेंस के बारे में पिछले पार्टों में पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। यह अवतल लेंस उसके सामने उपयोग किया जाएगा तो उसको दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देंगी। अब दूसरा रोग है दीर्घ दृष्टि रोग मतलब हाइपरमेट्रोपिया। इस दृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। इस कारण यह है कि पास की रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकसित हो जाती हैं, है ना। और इस दोष में मुख्य रूप से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की अत्यधिक बढ़ जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है। इस दोष को यदि हम दूर करने के लिए, इसका संशोधन करने के लिए हमें उत्तम क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। और जैसा कि चित्र के अनुसार उत्तल लेंस युक्त चश्मे पहनकर या उसको लगाकर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए किया जाता है। जरा दृष्टिता मतलब प्रीसिम्पोडिया। अब व्यक्तियों के आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मनुष्य की आंखें भी समझन क्षमता की घट जाती है।
अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, धीरे धीरे कमजोर होने या क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को देखने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चश्मे के ऊपरी वाले भाग में अवतल लेंस और चश्मे के नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग करके यह दोष को दूर किया जा सकता है तथा निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। अब हम आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम प्रिज्म का अपवर्तन किसने किया। अपवर्तन ये न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया कि एक कांच के त्रिभुज टुकड़े जिसको कि हम प्रिज्म कहते हैं, यह एक पारदर्शी होता है और इसमें से प्रकाश किस प्रकार गुजरकर अपवर्तित होता है यह हम आपको बता रहे हैं। चित्रों के अनुसार यह अपवर्तित क्रिया द्वारा हम प्रकाश पुंज को इंद्रधनुष के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इसे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में देखा जा सकता है। यह बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द को याद करने के लिए विबग्योर नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। विबग्योर मीन्स क्या हुआ? वी वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर में होता है। इसे एक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। प्रकाश की अपवर्ती वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष का अध्ययन कर सकते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जब छोटे छोटे कणों में दिखाई देने वाले एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के उल्टे अर्थात विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं और तथा विक्षेपित करती हैं और इसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित कर देती हैं। अतः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश का पुनः अपवर्तन कर देती हैं। इस कारण प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण अलग अलग रंग प्रेषक को आँखों में दिखाई देने लगते हैं। वायुमंडल इस प्रकार एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ये बच्चों मैं आपको बता रही हूँ। एक उदाहरण के लिए जब हम आग या भट्टी को देखते हैं तो ऊपर की ओर उसमें अनेक छोटे छोटे कणों में गति दिखाई देती है। वायुमंडल में यह गति हवा के गर्म होने के कारण दिखाई देती है तथा उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे तो वायु ठंडी होती है। जब गर्म वायु और ठंडी वायु के बीच में यह धूल के कण या वायुमंडलीय कण यहाँ वहाँ अस्थिर रूप से गति करते हैं तो हम उस पर गर्म वायु का अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा कम होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय तारों का टिमटिमाना इसका एक उदाहरण है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर ही समझाया गया है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासीय स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई देती है। क्षैतिज के
पास से देखने पर, क्षैतिज मतलब जब पृथ्वी और आकाश बराबर जहाँ मिलते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। क्षितिज के पास से देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी ना होकर धीरे धीरे बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं, ना ही वह स्थायी रूप से उनके कण स्थिर रहते हैं। क्योंकि वायुमंडल में भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं और तारों में आने वाली प्रकाश किरणों का रास्ता थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। अतः तारों की आभासीय स्थिति विचलित होती रहती है और हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसों की अनेक परतें होती हैं, जिनमें कि कण लगातार गतिमान होते रहते हैं। अतः तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आप कहेंगे कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से 2 मिनट पहले हमें दिखाई क्यों देता है? यह भी एक प्रश्न है। तो वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। सूर्य उदय होना मतलब सूर्य निकलने से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। चित्रों द्वारा यह समझाया गया है कि किस प्रकार यह अपना सूर्य उदय और सूर्य अस्त वायुमंडल अपवर्तन के कारण हो रहा है और हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई क्यों दे देता है। प्रकाश का प्रकीर्ण मतलब विक्षेपण। अब प्रकाश वह हमारे चारों ओर वस्तुओं के बीच बहुत सारी अन्य क्रियाएं के कारण हमें प्रगति में आश्चर्यजनक परिघटनाएं दिखाई देती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग होना और सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय यह लाल रंग के दिखाई देते हैं। हम यह कह सकते हैं या जानते हैं कि वास्तविक जो विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में किसी प्रकार का प्रकीर्ण नहीं होता। मतलब क्या हुआ? वास्तविक विलयन से हम अपने किसी भी रूप में उसमें प्रकाश प्रभावित करेंगे तो उसका विक्षेपण नहीं होगा, किंतु जब कोलाइडी विलयन में इन कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण प्रकीर्ण दिखाई देता है। अब हम इसी के आधार पर टिंडल प्रभाव समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। किसी भी वायुमंडल में या किसी भी कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश प्रभावित किया जाता है तो उसमें पाए जाने वाले कणों में गति होने लगती है। इसे खास तौर से हम टिंडल प्रभाव द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी खिड़की में से आने वाली छोटे से छिद्र द्वारा प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती हैं तो उस किरणों में बहुत सारी धूल के कण और गैसेस भी, उनके कण भी मूवमेंट करते हैं या गतिमान होते रहते हैं। इसे हम एक कोलाइडी विलयन के रूप दे सकते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारे छोटे छोटे कणों जैसे जल की बूंदें, धूल के कण, वायु के कण, धुआं आदि से मिलकर एक विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तब इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। इस प्रकार के कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण की परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार टिंडल प्रभाव को समझने के लिए हम किसी कमरे में छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरण पुंज को देख सकते हैं जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। इसी घटना के आधार पर हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। वायुमंडल के वायु के कण तथा अन्य सूक्ष्म कणों की साइज
दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की और कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्ण करने में अधिक प्रभावी होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के छोटे छोटे कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर देते हैं। यही प्रकीर्ण नीले रंग की हमारी नेत्रों में पहुंच पाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्ण सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब हम बताएंगे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय यह लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं। इस परिकल्पना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा समझा सकते हैं। जैसे कि चित्र द्वारा बताया गया है कि सूर्य उदय के समय क्षैतिज के पास नीले और कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य मतलब लाल रंग वाला होता है। इसे सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय पहले से ही लाल रंग प्रतीत दिखाई देता है। इसके विपरीत दोपहर को हमें सूर्य सफ़ेद और चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य ऊर्ध्वस्त अर्थात हम सूर्य की किरणें हमारे सिर के ऊपर होती हैं तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अपेक्षाकृत कम दूरी पर चलेगी और नीले और बैंगनी रंग का बहुत कम मात्रा में प्रकीर्ण हो पाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपको मानव और रंग बिरंगा संसार समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह और दोबारा समझिए। फिर अपन लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।